यहाँ पे जो भी रे ऑफ लाइट है देखो बोर्ड पे देखो, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था बताओ, P अपॉन 4 पाई 20 स्क्वायर से लिख रहा हूँ। एक तो डायरेक्ट गिर रही होगी कोई दिक्कत, उसका वैल्यू आई होगा। एक यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से, तो मान लो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट गई, एक यहाँ पे जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पे जाके गिर रही, ठीक है, और इस पे भी जाके गिर रही। आप साफ साफ दिख रहे हो, यहाँ पे तो इतने एरिया पे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? इसका इमेज क्या आप सॉल्व कर चुके हैं, 10 पे बन रहा था, ये कितने पे था, 10 पे। तो मैं इसको r बोल रहा हूँ और इस वाले को मैं r डैश बोल रहा हूँ। क्या मैं इसका सिमिलर ट्रायंगल लगा सकता हूँ? अरे यस और नो? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। देखना वापस से, नाम नाम दे दूं क्या? इसका नाम दे दो, जैसे आप P Q R S बोल देते हैं, बोल सकता हूँ ट्रायंगल P S R, दिख रहा है क्या? P S R दिख रहा है, इज सिमिलर टू, इसको क्या नाम दे, एस एम बोल दे इसको, इज सिमिलर टू ट्रायंगल S, इसका क्या नाम था, इस होल है P, कुछ भी नाम दे दो, N बोल दो, इज सिमिलर टू ट्रायंगल N M R, सही है क्या? P S R इज सिमिलर टू N M R, हाँ लगभग उसको सेम ही मानते हैं। तो आप इसमें जब सॉल्व करोगे तो इसका रेडियस आपका क्या है, r डैश अपॉन ये यहां से डिस्टेंस कितना बताओ, 50, दैट शुड बी इक्वल टू इसका रेडियस क्या आपका r, और ये डिस्टेंस कितना है 10। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है r डैश कितना हो गया बेटा, 5r, सही लिखा है क्या? r डैश कितना हो गया, 5r। तो अब मैं बोलूं एनर्जी जो गिर रहा है मिरर पे, एनर्जी ऑन मिरर कितना होगा बताओ जल्दी से, इंटेंसिटी इनटू एरिया, एरिया कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, सही लिखा है क्या? अरे हाँ ना, और यही इस पे गिर रहा है वापस, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ दिस फील्ड, इंटेंसिटी ऑन दिस फील्ड, ध्यान से सुनना, टोटल इंटेंसिटी ऑफ दिस फील्ड पहले से कितना बताओ, आई, बाद में इस पे एनर्जी जो गिर रहा है वो इस पे कितने एरिया पे गिर रहा है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और फॉर्म क्या लिखेंगे, पाई आर डैश स्क्वायर, अरे आया ना, ये एनर्जी अब इतने बड़े एरिया पे गिर रहा है, ध्यान देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर आर डैश कितने के बराबर है, 5r के बराबर है, कितना हो जाएगा ये 25r स्क्वायर, कितना आंसर होगा 26i/25 इज द करेक्ट आंसर। देख लो किसी का मैच हो तो बताओ। वापस समझाओ, ये आ गया, चलो वो आ गया समझ में, पक्का ईमानदारी से। तो आंसर क्या होगा 26i/25। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं ना, इंटेंसिटी पे बेसिस, आराम से देख लो, कोई दिक्कत है कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। जो टोटल गिरेगा जो 2r डैश तो ना, r डैश तो एक ही सर्कुलर सर्कुलर स्पॉट ही बनेगा, एरिया तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू कितने के बराबर, 5r। इससे पहले सवाल में हमने फोकस पे रखा था तो बिल्कुल पैरेलल हो जा रहा था, उतने एरिया से कट जा रहा था। आंसर क्या होगा 26i/25। इसके नजदीक में कोई था क्या, 29i किसका है तुम्हारा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तुमने तो बिल्कुल ड्राइंग सही किया था 100%, क्या मिस्टेक हो रहा था, समझ में आया कहानी है ना? तो जो एनर्जी उस पे गिर रही है वो बड़े एरिया पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, करेक्ट। इस तरीके से अपन इंटेंसिटी प्रॉब्लम कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन लगभग हो गया पूरा, लगभग क्या पूरा ही हो गया। प्लेन मिरर का देख लिया अपन ने, साथ में स्फेरिकल मिरर का ग्राफ वगैरह बनवा दिया था मैंने, यू और वी का, है ना। चलो अब स्टार्ट करेंगे अपन, टाइम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, लाइट अब दूसरे मीडियम में एंटर करिए, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो रही है। तो नेक्स्ट आप लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
नेक्स्ट आप लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग कि जब भी ये मान लो मीडियम 1 है, आपका मीडियम 2 है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कुछ पोर्शन क्या होता था इसका रिफ्लेक्ट पे, कुछ पोर्शन क्या होता है ट्रांसमिट। जब ये ट्रांसमिट होता है तो अपने रास्ते से बेंड करता है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, लेकिन अपने रास्ते से बेंड करते हैं। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको लिख लो पहले कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू when light travels from one medium to other, it bends from its original path. It bends from its original path. It bends from its original path, and this phenomena of light, it bends from its original path, and this phenomena of light is called, क्या बोलेंगे इसको? Refraction of light. This phenomena of light is called refraction of light. ठीक है, अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज होते थे वैसे लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन। अब लिख लीजिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लिखो, सबसे पहला लॉ कि ये आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लिखो फर्स्ट लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द रेशियो ऑफ, लिखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant. That constant is called sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant, and that constant is called refractive index of, that constant is called refractive index of medium 2. That constant is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. That constant is called refractive index of medium 2 किसके respect में? With respect to medium 1, and that is also called क्या बोलते हैं इसको? Snell's law. That is also called Snell's law. यानी पहला लॉ क्या बोलता है आपका? sin i by sin r क्या हो जाएगा? n2 by n1। इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21। इसका लिखने का तरीका क्या होता है? n21। सबका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका ही मतलब क्या है? लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये किसके बराबर होता है? n2 by n1। दैट इज द स्नेल्स लॉ। व्हाई डू कॉल्ड स्नेल्स लॉ, है ना। सेकंड लॉ तो पता ही सबको क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सभी क्या होता है? एक प्लेन में होता है। तो सेकंड लिख लो कि सेकंड लॉ लिख लो, ये लिख लो पहले sin i by sin r बराबर n2 by n1, n21। इसका किसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। और दूसरा लॉ लिख लो कि the incident ray, the normal, the incident ray, the normal, the incident ray, the normal, and the refracted ray. The incident ray, the normal, and the refracted ray.
all lie in the same plane. Incident ray, the normal, and the refracted ray all lie in the same plane. सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर n2 n1 में जिसकी वैल्यू कम होगी उसे कौन सा मीडियम बोलेंगे? रेयरर मीडियम। और दूसरे क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। बस अंदर ही तो रेयरर और डेंसर भी रिलेटिव वर्ड है। हो सकता है एक मीडियम एक के रेस्पेक्ट में क्या हो डेंसर और दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होता है रेयरर। लिख लो अगला कि the medium whose refractive index is smaller, the medium whose refractive index is smaller as compared to the other is called rarer medium. Rarer medium, and the other one is called denser medium, and the other one is called denser medium. ठीक है, तो देखो अगर ये रेयर से डेंसर में जाएगा है ना, किधर बेंड करेगा ये? टुवर्ड्स द नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन n2 और n1, यस और नो। और अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लिख लो इस चीज को, ये आगे काम आएगा रे डायग्राम बनाने में। सेकंड पॉइंट लिख लो, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम when light ray travels from rarer medium to denser medium, when light ray travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. इधर bend करता है normal की तरफ. And when the light ray travels from denser medium to rarer medium, when light ray travels from denser medium to rarer mediums, it bends किधर? Away from the normal. It bends away from the normal. कहाँ से आया चीज? n2 by n1 के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। It bends away from the normal। इसमें आपको और सारे रिलेशंस आते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। नेक्स्ट लिखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देखते हैं। ये ध्यान से सुनना क्योंकि इस पे मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जब मीडियम 1 को अगर अपन वैक्यूम लेंगे, क्या लेंगे? वैक्यूम में एयर लेंगे, उस केस में जो दूसरे मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख लो इस चीज को, refractive index of a medium, refractive index of a medium with respect to vacuum or air, refractive index of a medium with respect to vacuum or air, vacuum air का 1 लेते हैं, refractive index of a medium with respect to vacuum or air is called its absolute refractive index. Called its absolute refractive index, ठीक है। तो एक फेमस मैक्सवेल का रिलेशन इधर देखो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वो नहीं पढ़ाया ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं पढ़ाया, ठीक है, उसमें आएगा ये। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो अंडर रूट में क्या होता है? म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन। म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। अच्छा, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट किसमें? वैक्यूम में। किसमें होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? वैक्यूम। ध्यान सुनना, और किसी मीडियम में जाएंगे सी डैश, तो सी डैश क्या हो जाएगा बताओ? म्यू नॉट के जगह पे क्या रिलेटिव वाला आएगा? तो यहाँ पे क्या जाएगा? म्यू नॉट, साथ में क्या आएगा? म्यू आर, और यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन इनटू ई आर। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको देखो, ये क्या बन जाएगा? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/√ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन, और नीचे में क्या लिख सकता हूँ? √ऑफ म्यू आर इनटू क्या? ई आर। यस और नो?
और ये पूरा टर्म को क्या बोल रहे थे अपन, सी। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, सी डैश इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इनटू क्या ई आर। तो आप इसको इधर लेके जाओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको क्या कि सी बाई सी डैश किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर इनटू ई आर। और म्यू आर इनटू ई आर क्या बन गया आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिखो, फिर मैं स्नेल्स लॉ पे वापस आता हूँ। म्यू आर इनटू ई आर जो होता है किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये गिवन रहेगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना ग्लास का 3/2, वो कहां से आता है, टी से। वाटर का बोलते हैं 4/3, कहां से आता है, इसके कैलकुलस। ठीक है, सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी डैश क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैं स्नेल्स लॉ को और एक्सपेंड कर सकता हूँ, कैसे करूंगा लिख लो, फिर आगे आते हैं वापस से स्नेल्स लॉ। लिए वापस इधर आओ, इधर देखो बोर्ड पे, स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई बाई क्या था बेटा, साइन आर बराबर क्या था, n2 बाई n1। अगर मैं यहां से देखूं n2 क्या होता था, n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो n2 का मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकते हैं, c बाई c2। इसको देखते हुए है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बाई c1। क्या c से c कैंसिल हो गए, एक और फार्मूला बन गया, क्या होगा, c1 बाई c2। यानी sin i बाई sin r आल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लिख लीजिए, एक्सपेंड हो गए, sin i बाई sin r, sin i बाई sin r बराबर क्या हो गया, n2 बाई n1 बराबर क्या हो गया, v1 बाई v2 या c1 बाई c2 लिख सकते हो। एक और टर्म इसमें ऐड करेंगे, लिखो पहले इसको बताता हूं। ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कभी है ना, म्यू आर ई आर आप भूल जाते हो उसमें फार्मूला है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ पे बेवकूफ बनाया सकते हैं। sin i बाई sin r क्या हो गया, v1 बाई n2 बाई n1 साथ में क्या होगा, v1 बाई v2 है ना। अगर इसको मैं वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, लाइट क्या है, वेव है। तो मैं बोलूं कि जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी। स्पीड को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ लैम्डा, यस और नो। तो f1 इनटू लैम्डा 1 अपॉन f2 इनटू लैम्डा 2 लिखोगे, f1 f2 कैंसिल हो जाएगा, और यस और नो। एक और रिलेशन क्या मिल जाएगा यहां से, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ये हो गया आपका कंप्लीट रिलेशंस। लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। नोट इट डाउन। इन सभी फॉर्मूले पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जनरल, फिर आगे बढ़ते हैं। sin i बाई sin r बराबर n2 बाई n1 बराबर v1 बाई v2 बराबर क्या हो गया, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ये कंप्लीट रिलेशन है। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, सारे फॉर्मूले यूज हो जाए। ये मान लो आपका 30 डिग्री पे इंसिडेंट है। ये ले लेते हैं अपन ग्लास 3/2, ये लेते हैं वाटर 4/3। इसमें जो लाइट आ रही है इसका वेवलेंथ ले लेते हैं 500 नैनोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट कितना ले लें, 3 × 10⁸ ईयर में अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 3 मिनट। ऐसा तो क्वेश्चन लिखो,
पहला क्वेश्चन लिखो, बना लो पहले फिगर, इसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। V/2 जो इफेक्टिव इंडेक्स होता है आपको याद भी रखना है, ग्लास के लिए होता है, 4/3 किसके लिए होता है, वाटर के लिए। मैक्सिमम चांसेस है कि जहां पे गिवन हो, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है गलती से तो भी आपको याद रहे तो कोई गलती, क्योंकि पूरे में आपको ये ग्लास और वाटर जनरली आए ज्यादा। 3/2 4/3 30 पे लाइट इंसिडेंट है, तो क्या क्या निकालना है, लिखो कैलकुलेट पहले लिखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डिग्री में बताता है ना, मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, wavelength of light in medium, speed of light in medium, और लास्ट क्या है, wavelength of light is medium। now proceed। चलो बहुत ही आसान सवाल है, केवल फॉर्मूले का पेन दिलाने के लिए मैंने सवाल लिया, गलत मत करना कोई। टीपीपीएस कितने लोगों ने सॉल्व किया, भेजा था तो तुमने किया तो मंगवाते क्यों तो, इलेक्ट्रो पहले रिवाइज करना था। ठीक है। मैंने क्या क्या भेजा था, इलेक्ट्रो का तो भेजा हुआ है पहले, अभी क्या क्या भेजा था, EMI मैग्नेटिज्म। हाँ तो अभी यही तो चैप्टर हुआ रिसेंटली, हाँ तो वो अभी जो भेजा है उसको सॉल्व करना, पीछे का क्या रहेगा, रिवाइज करते हुए N2 N1 B1 B2 lambda 1 lambda 2, जल्दी बताइए क्या क्या है। फिर 3/2 किसका होता है? 3/2 मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 4/3 सेकंड मीडियम है। नहीं सर, वैसे जैसे ग्लास और वाटर का बोला ना आपने। अच्छा ग्लास के लिए होता है 3/2, वाटर के लिए होता है 4/3। याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एग्जाम में गिवन रहता है वैसे। एंगल आप जो है डिग्री में निकालना है ना, थर्टी 34 समथिंग आ रहा है, 34.2, ठीक है। और दूसरा वेवलेंथ बता दो, 34.22 आ रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस ज्यादा है, किधर बेंड कर रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमने यहाँ पे देख भी लिया ना। नेक्स्ट क्या बता दो, क्या बताना था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जा रही है। अच्छा और नेक्स्ट क्या था, वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है ना, ठीक है। सबका आ गया क्या, तो ये कंप्लीट रिलेशन था आपका किसका, स्नेल्स लॉ, सबका आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या क्या बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट, तीनों बढ़ रहा है, कैसा ठीक है। ये मोबाइल में निकालो, कैलकुलेटर से निकालो, 34.22, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थोड़ा और, इधर देखो, जब भी आप लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो क्या वो उसका लोकेशन जो है शिफ्टेड नजर आता है, अरे हाँ है ना, लोकेशन क्या होता है, शिफ्टेड होता है, उसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखो,
चलो नाम फिगर बताता हूँ। जब भी आप लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, इसका लोकेशन क्या होता है? शिफ्टेड नजर आता है ना। इसका रीजन क्या है? देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। जैसे आप स्विमिंग पूल के अंदर जाके देखो तो डेप्थ होगा जो है ना, बॉटम सरफेस, वो क्या होता है? ऊपर की तरफ नजर आता है। या आप ग्लास लैब में आप इसको देखते हो, लेटर्स को देखते हो, वो भी क्या होता है? शिफ्टेड नजर आता है। इसका मेन रीजन क्या है? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट चलेगी, अगर ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करती तो क्या होता? जहां है वही नजर आता। लेकिन जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, किधर किधर बेंड कर रही है? टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं मान लेता हूं कि इसमें ये डेंसर से रेयर में जा रही है, इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन बेंड किधर कर गया? अवे फ्रॉम इधर चला गया ना। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो इस लाइट को देखेगा, है ना। अपन कैसे देखते हैं रे ऑफ लाइट को? स्ट्रेट लाइन। इसको ये रे ऑफ लाइट कहां से आता हुआ नजर आएगा? इस वाले लोकेशन से। ये इसका इमेज बन गया, यस और नो? यानी ये है इसका रियल डेप्थ, है कि नहीं? लेकिन उसको दिख कहां पे रहा है? यहाँ पे। इसका कौन सा डेप्थ हो गया? एपरेंट डेप्थ। ड्रॉ कर लो, फिर इसके रिलेशन निकालो। ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसा होता है। तो इस एंगल को अपन आई बोल रहे हैं, इस कंप्लीट एंगल को आर बोल रहे हैं। ये अगर आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आई। और ये आर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? देख के बता दो। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? आर, है ना। और ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये कितना हो गया? आर। फिगर थोड़ा सही से बना दो। अच्छा, अगर ये उल्टा जा रहा होता, ये हमने किस में बनाया? डेंसर से रेयरर, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्टेड है। लेकिन अगर ये रेयरर होता, ये डेंसर होता, तो नीचे होता है। नीचे शिफ्टेड, दोनों तरफ हो सकता है पॉसिबल। तो किसी चीज लिक्विड में ज्यादा गहरा दिख रहा हो, जरूरी नहीं कि ज्यादा गहरा है ना, ऊपर भी हो सकता है। दोनों पे डिपेंड करेगा कि रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किधर जा रही है। अब ये एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, देखते हैं क्या कैसे आए। एक ही जाएगा ना हमेशा। इमेज बनाने के लिए कितनी रे ऑफ लाइट चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए। तो दूसरी वाले जाएगी वो बेंड करेंगे, तो वहां पे जाके मिलेगा, है ना। एक से कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट और इमेज का कांसेप्ट बताया था, और बताया था कितनी रे ऑफ लाइट मिलनी चाहिए। लगभग 2 मिल रही है, तो बाकी सब भी ऑटोमेटिकली वहीं मिल रही है। तो ये हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं ये निकालना है, इसका नामकरण कर देता हूँ ओ आई, इसको पी बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, है ना। अब देखो इन ट्रायंगल ओ एम पी, ट्रायंगल ओ एम पी में बोल सकता हूँ tan आई किसके बराबर होगा? रियल डेप्थ को अपन बोल देते हैं ये टी है सब। तो tan आई किसके बराबर होगा बताइए? इस ट्रायंगल में tan आई किसके बराबर होगा? pm अपॉन किसके बराबर होगा? ये t, देखा है ना, सही है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है। इस ट्रायंगल में tan आई किसके बराबर है? pm अपॉन ये परपेंडिकुलर कितना तक? क्लियर है। फिर मैं बात करूं ट्रायंगल IMP में, देखो IMP में tan r किसके बराबर होगा बताओ? tan r किसके बराबर होगा? MP अपॉन क्या है तुम्हारा? mi क्या था तुम्हारा? एपरेंट, यस और नो। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन वाले सवाल देते हैं। तो अगर मैं इसको पैरेक्सियल रे ट्रीट करूं, क्या करूं? पैरेक्सियल रे ट्रीट करेंगे तो आई और आर काफी छोटे हो जाएंगे, यस और नो। तो tan आई को अपन क्या बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? sin आई, है ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? देखो tan आई बाई tan r, और ये छोटे एंगल है तो tan थीटा किसके बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली? थीटा या sin थीटा के बराबर। ये क्या बन जाएगा आपका? sin i बाई sin r। sin i बाई sin r क्या होता है? n2 बाई n1 होता है, नहीं होता? और आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा? tan i किसके बराबर था बताओ? pm अपॉन t को बोल देते हैं रियल डेप्थ, आया ना। और नीचे क्या था बताओ? mp भाई pm, और ऊपर क्या है आपका? mi क्या है आपका? एपरेंट डेप्थ। क्या कट रहा है यहाँ से बताओ? pm से pm कैंसिल हो गया, तो
apparent depth अपॉन रियल डेप्थ किसके बराबर होगा भाई बेटा n2 बाई और ये किसके लिए वैलिड है ओनली फॉर पैरेक्सिल रेज ओनली फॉर पैरेक्सिल इसलिए ये पूरी करना ये फार्मूला केवल और केवल पैरेक्सिल रेज के लिए वैलिड है n2 बाई n1 apparent depth का मतलब जो दिख रहा है रियल का मतलब जो हकीकत में है देख लो समझ के लिख लो apparent depth by real depth क्या होगा n2 by n1 लो फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दूं इसलिए लिख लो दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज ठीक है और n2 क्या होगा जिसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है n1 क्या होगा जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है देखना n2 इज द refractive index of that medium n2 is the refractive index n2 is the refractive index of that medium from where n2 is the refractive in which ray of light in which ray of light is traveling n2 is the refractive index of that medium in which ray of light is traveling and n1 is the refractive index of that medium from where it is coming है ना n1 is the refractive index of that medium from where it is incident है ना from where it is incident ठीक है तो n2 किसका है अच्छा दूसरी चीज एक और खास बात देखो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ कहां से मेजर करता है हमेशा इंटरफेस से कहां से ये लेना सरफेस लिखना रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ आर मेजर्ड with respect to interface जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं ये दो मीडियम बना दिया यहां ऑब्जर्वर ले लिया ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर एयर है ऑब्जर्वर एयर में ये डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर m की वैल्यू है 2 और ये डिस्टेंस आपका n बराबर 3 है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर ठीक है ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा ये बता फॉलो द सेम फॉर्मूला कुछ नहीं बोला है तो कौन सी दे लेना है अपने को पैरेक्सियल रेज है ना और कोई एंगल वैंगल कुछ मेंशन नहीं किया है तो क्या बताना है ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ दिख रहा हो फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज बतानी है फॉर द ऑब्जर्वर तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा होगा और कॉन्सेप्ट वही चलेगा पहले का इमेज दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट है ना रे डायग्राम भी ड्रॉ करना क्या क्या आंसर आना चाहिए
हाँ 15 आ रहा है ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर से डिस्टेंस ऑब्जर्वर से बताना है कहाँ पे उसको दिख रहा हो। Yeah? 20 centimeter from the observer. ऑब्जर्वर को 50 सेंटीमीटर में दिख रहा है, चेक करते हैं। और किसी का ऑब्जर्वर से 30 ऑब्जर्वर से 40 आ रहा है, जरूर वरना सही बोलते। ऑब्जर्वर से 40 सेंटीमीटर आ रहा है, किसका हमारा 40 आ रहा है, हमारा किसका है 50। और कोई और मैं बताऊं, हाँ तो यहाँ चेक करते इधर देखो, पहले ये बताओ आप इधर बोर्ड पे देखो कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार इधर से इधर जा रहा है, तो किधर से किधर जा रहा है, ये कौन सा मीडियम, ये कौन सा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, यहाँ इसका इमेज बता होगा। इस वाले सरफेस को ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आता हुआ नजर आएगा, इस वाले पॉइंट से, है ना। अब ये किधर से किधर जा रहा है, टेंसर से फिर से किधर मूव करेगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका इमेज मान लो यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, हमें पता चल गया है ना, रफ डायग्राम बना लिया। कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या लिखोगे, n2 जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, किसमें जा रही है 2 में, n1 जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है 3। एपरेंट डेप्थ को मैं x बोलता हूं, रियल डेप्थ कितना था बेटा 30, तो x कितना आ गया 20, x 20 आया, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 20। तो यस और नो। अगर मैं यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन लिखो, ध्यान देना यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। सेकंड रिफ्लेक्शन देखूं तो अब रे ऑफ लाइट किसमें जा रही होगी, किसमें जा रही है, एयर में। कहां से आ रही है, कहां से आ रही है 2 से ना। एपरेंट डेप्थ हमें निकालना है, रियल डेप्थ कितना होगा 40, 20 प्लस 20 40 है ना। तो इसको एक्सप्रेस कितना दिखेगा, कितना दिखेगा एक्सप्रेस 40 into 2 के 80 हो गया। तो 80 जो हुआ ये वाला इमेज 20 होगा चलो क्या, अच्छा तो ये कितना हो गया 20 हो गया। तो एक्सप्रेस कितना हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा क्या, नहीं ये कहां से आया है, इंटरफेस है ना। तो इसको कहां से कितना ऐड करना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहां पे बन रहा होगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के हाइट को भी ऐड करना आया समझ में, देख लो यहां से कोई दिक्कत है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में और इस पे क्वेश्चन। वापस बताओ, फर्स्ट वाला समझ में आ गया, सेकंड रिफ्लेक्शन